हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube सेशन डीके सर 84 में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th का अगला टॉपिक। अगर आपने पीछे की वीडियो कंप्लीट कर ली है तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे इंटर करने वाले हैं। और अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे, देखना ध्यान से। यानी कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में बोले तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, याद होगा आपको। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया था, हमने बता दिया था कि प्रकाश का अपवर्तन। यानी इसके पहले वाले वीडियो में आप अपवर्तन के बारे में सारी चीजें पढ़ चुके थे, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी अपवर्तन के नियम, थोड़ा रिकॉल करा दें पीछे वाली चीजें। क्या था प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते थे। याद है, हमने एक अभिलंब बनाया था, एक आपतित किरण आ रही थी, अभिलंब से एक आपतित किरण आ रही थी और दर्पण से पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में जा रही थी। एक आपतित किरण थी, एक अपवर्तित किरण थी और एक अभिलंब था। वहां याद है कोण आपतन कोण बनता था, नीचे कोण अपवर्तन कोण बनता था। सब चीजें याद होंगी। देखें आगे, आज हम देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। यानी हम देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम? याद करो, हमने तुम्हें बताया था कि ऐसे कोई ये माध्यम एक है, वायु है, और ये दूसरा माध्यम कांच है। जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते थे। ये वाली किरण कौन होती थी? याद है, ये वाली किरण का नाम हम आपतित किरण देते थे, आपतित किरण देते थे। और इसका नाम हम अपवर्तित किरण देते थे। याद है, इसका नाम हम अपवर्तित किरण देते थे, अपवर्तित किरण। ये वाली हमारी आपतित किरण और ये नीचे वाली अपवर्तित किरण। ये वाला हमारा अभिलंब होता था, अभिलंब। तो पहला नियम हम इसमें क्या बनाएंगे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा ये वाला बिंदु आपतन बिंदु होता था और इस पे ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आगे देखते हैं जरा, एक ही तल में होते हैं। और ये तीनों तल यहाँ एक कागज के तल में है। कैसे तीनों तल? एक कागज। कागज का मतलब समझना ध्यान से, जैसे जैसे हम तुम्हें समझाएं, समझना। एक हम कागज लेते हैं, 1 मिनट समझना। जैसे जैसे ये एक हमने कागज ले लिया, तो इस पे देखें, ये आपतित किरण आ रही और ये अपवर्तित किरण जा रही होगी इधर कहीं, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में। एक ही तल का मतलब समझ रहे हो, ये एक कागज के एक ही तल में है। ठीक है, यह मत समझ लेना कि तल माध्यम चेंज है पर तल चेंज नहीं है। बात आई समझ में? तीनों कैसे हैं? एक ही तल में। देखो ये पूरा तल कैसा हो गया? एक तल और नीचे वाले दूसरा तल, तो ऐसी जा रही थी। तीनों कैसी है? एक ही तल में। बात आई समझ में? अगला नियम क्या है? ये तुमने देखा है, आपतित किरण और अभिलंब के साथ ये कोण बनता आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ ये कोण बनता अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या जब जब हम ज्या बोले तब आपको याद रखना है साइन। क्या याद रखना है? साइन। और जब हम कोज्या बोले तो याद रखना कॉस। कोज्या का मतलब कॉस। और जब हम स्पर्शज्या बोले, स्पर्श ज्या, तब याद रखना टेन। यानी ज्या में साइन, कोज्या में कॉस, स्पर्शज्या में टेन। हम बोल रहे हैं आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। ज्या बोले आपतन कोण की तो साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या तो साइन आर। का अनुपात एक नियत होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? नियतांक होता है। ये बात आई। दूसरी बात समझ में, यानी आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है? एक कांस्टेंट होता है। ये है दूसरा नियम। देखो लिखा हमने, यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या बोले तो साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या बोले तो साइन। अपवर्तन कोण यानी आर, अपवर्तन कोण को लिखेंगे किससे? आर।
का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। या यदि आपतन कोण I हमारा है, क्या I है, और अपवर्तन कोण R है, क्या है? R है। यहाँ लिखिए ना, आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है, तो sin I बटे sin R बराबर क्या होगा? नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? नियतांक होता है, कांस्टेंट होता, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक यानी n। बात आई समझ में? पहली बात हमने पहला नियम क्या देखा? आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हमने देखा कि दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है? एक कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक में भी बोले तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम यानी 1n2 बोलते हैं। बात आई समझ में? और ये जो 1n2 है sin I बटे sin R बराबर 1n2, इसी को हम कहते हैं, एक वैज्ञानिक है उन्होंने दिया है, वैज्ञानिक का नाम स्नेल है, तो इसलिए इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम। यानी ये दूसरा नियम वैज्ञानिक स्नेल ने दिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये स्नेल का नियम है। किसका नियम है? यही स्नेल का नियम है। बात अभी समझ। तो मैं हमने सबसे पहले अपवर्तन समझाया। अपवर्तन के बाद हमने तुम्हें अपवर्तन के नियम बताया। अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है? एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। यानी sin I बटे sin R बराबर नियतांक। इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। और ये जो नियम आया है ये किसने दिया? स्नेल ने दिया, इसलिए इस नियम का हम नाम देते हैं स्नेल का नियम। बातें आई समझ में? आगे हम देखते हैं अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम प्रदर्शित करते हैं n से। अपवर्तनांक को प्रदर्शित किससे करते हैं? n से। प्रकाश की चाल c। तो अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध हमने तुम्हें कल की बातें याद करो, बताया था हमने तुम्हें कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदलती है। हमने ये भी बताया था कि कब चाल बढ़ती है कब घटती है। एग्जांपल से बताया था कि जब हम वायु से यानी रोड से कीचड़ में जाएं तो हमारी चाल घटती है। और हमने तुम्हें बताया था कि रोड से जब कीचड़ में जा रहे तो अपवर्तनांक बढ़ेगा घटेगा। अपवर्तनांक का मतलब बहरा एरिया और घना एरिया। तो अपवर्तनांक बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि घने एरिया में अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो कीचड़ में अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। सेम बात इधर नोट करते हैं कि जब आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं तो अगर अपवर्तनांक बढ़ा तो चाल घटी, अपवर्तनांक घटा तो चाल बढ़ी। यानी एक चीज बढ़े दूसरी चीज घटे, एक चीज घटे दूसरी चीज बढ़े, इस चीज को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। यानी अपवर्तनांक जो n है वो चाल के कैसे है? माध्यम की चाल व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम अनुक्रमानुपाती निशान हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट जोड़ेंगे प्रकाश की चाल, तो n बराबर फार्मूला आता है c बटे v, जहाँ c प्रकाश की चाल है, n अपवर्तनांक है। n क्या है? अपवर्तनांक। c क्या है? प्रकाश की चाल। c प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल भी निर्वात में प्रकाश की चाल है। किसमें? c प्रकाश की जो चाल है ये किसमें प्रकाश की चाल है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो फिक्स होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। बात आई समझ में? हमने अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध देखा। n बराबर क्या होता है? c बटे v। n बराबर क्या होता है? c बटे v। c क्या है? प्रकाश की चाल, और v क्या है? माध्यम की चाल। याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता होगी कितनी होती है?
जी की वैल्यू कितनी होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड में कितना चलता है, यानी 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम मीटर को किलोमीटर में बदलना चाहें तो 3 कितनी 3000 का भाग कर दे तो 3000 हो जाएगा, गुणे 10 की घात 5 मीटर क्या हो गया किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये अब हम किस में बदल दें किलोमीटर में, तो ये 3 जीरो हटा दें हम तो ये किस में बदल जाएगा किलोमीटर में बदल जाएगा। तो कितना हो गया 3 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 5 का 10 की घात 5 का मतलब है कै जीरो 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5, तो ये 3 गुणे 3 और 5 जीरो किलोमीटर प्रति सेकंड। जरा इसको दाएं इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी प्रकाश जो हमारा चलता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश हमारा 1 सेकंड में कितना चलता है 3 लाख किलोमीटर चलता है। बात आई समझ में, यानी कैसे होता है प्रकाश 1 सेकंड में कितना चलता है 3 लाख किलोमीटर, जो बहुत ज्यादा चल है। ठीक है, बात आई समझ में। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हमने इतनी चीजें देखी कि अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। अब एक हेडिंग डालो अपवर्तनांक के कुछ, चाहे पहले हेडिंग डाल दो कि सघन माध्यम में स्थित विरल माध्यम में वस्तु देखना। सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखना। हेडिंग डालो सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखना। विरल माध्यम से देखना। सघन माध्यम में स्थित वस्तु को किससे देखना विरल माध्यम से देखना। एक चीज तुमने देखी होगी, एक चीज तो तुमने बहुत ज्यादा देखी होगी कि जैसे कोई वस्तु हो और वो कहाँ रखी हो सघन माध्यम में रखी हो और हम विरल माध्यम से देख रहे हो। सघन माध्यम का मतलब है कि वस्तु कहीं पानी में मान लो रखी है, कहाँ रखी है पानी में, और हम देख रहे हो ऊपर वायु से, तो वायु क्या हो जाएगी विरल माध्यम और पानी क्या हो जाएगा सघन माध्यम। तो हम विरल से सघन में देख रहे हैं, बात क्लियर है। अच्छा, आज की तुमने और ध्यान से देखना कि वो जो कोई वस्तु जैसे हम पानी में डाल दें तो वो पानी में थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती, याद है देखा कभी, देखना आज देखना कहीं बड़ा सा गड्ढा हो या कहीं बड़ी सी कुंडी बनी हो उसमें कुछ डालना जाके या लोटा वगैरह कोई डाल देना, वो थोड़ा हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका रीजन है अपवर्तनांक के कारण। किस कारण अपवर्तनांक के कारण वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो एक फार्मूला यहां लिखना n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। यहां से हम तुम्हें क्वेश्चन कराएंगे n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, यानी n अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो ये चीज कम होगी। देखो n ज्यादा तो ये कम, दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, ये बटे में ये ऊपर है, तो एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। n अगर ज्यादा होगा तो आभासी गहराई कम होगी और n अगर कम होगा तो आभासी गहराई ज्यादा होगी। एक चीज तुमने देखा होगा कि जैसे हम मान लो कोई बाल्टी वगैरह हो उसमें कुछ डाल दे, बाल्टी तुमने तली बहुत देखी होगी, जब बाल्टी में पानी भरा होता है तो उसकी तली थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखती है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि अपवर्तनांक पानी का ज्यादा तो गहराई कम, तो वो तली कैसी दिखाई देती है ऊपर, ऐसा लगता है कि तली ऊपर है गहराई कम है ना। आवाज कैसा होता है गहराई कम है। बात आई समझती है किसके कारण होता है अपवर्तनांक के कारण, यानी ये उठी हुई तली दिखाई देती, बाल्टी की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती, किसके कारण अपवर्तनांक के कारण। ये चीज लिख लो ध्यान से, n बराबर देखो n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, लिख लिया। ऊपर क्यों उठी हुई दिखाई देती है अपवर्तनांक की वजह से। अब अगली हेडिंग डालो अपवर्तनांक के कुछ, हेडिंग डालो अपवर्तनांक के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। हेडिंग डालो अपवर्तनांक के कुछ
गया हुआ हर एक उदाहरण वही डेली लाइफ वाले। अब वर्तमान के कुछ डेली लाइफ वाले हम एग्जांपल देख लें। जैसे सीधी सी बात है, बाल्टी में भरा पानी, बाल्टी में पानी भरे होने के कारण बाल्टी की तली कैसी दिखाई देती है? ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। किसका कारण है? अपवर्तनांक का। और बताएं, जैसे तुमने देखा होगा कि कोई वस्तु पानी में रखी वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तनांक के कारण। एक चीज और देखना, जैसे तुमने कभी देखा होगा पानी में कोई रॉड डाल दे तो वो रॉड टेढ़ी दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तनांक कारण। तीनों लिख लो। पहला लिखो जल से भरी, पहला उदाहरण लिखो जल से भरी बाल्टी की तली, बाल्टी की तली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। इसका एग्जांपल है अपवर्तनांक का। लिख लो। और तुम लिख लो एक, जैसे कोई तालाब हो तो अपवर्तनांक की वजह से ऐसा लगता है कि उसकी गहराई कम है। तो लिखो तालाब की, तालाब हो या कोई गड्ढा हो, तालाब की वास्तविक गहराई, तालाब की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देना, कम दिखाई देना। लिख लो ये भी पॉइंट। ठीक है, तालाब की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देना, ये भी पॉइंट लिख लो। एक और लिख लो, जैसे अभी हमने तुम्हें बताया कि जल में कोई सीधी छड़ रखी हो तो वो कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई। तो लिख लो सीधी छड़ जल में मुड़ी दिखाई पड़ती है। तीसरा पॉइंट लिख लो सीधी छड़ जल में मुड़ी दिखाई पड़ती है। तीनों एग्जांपल नोट कर लो। वीडियो को पॉज कर लिया करो, अगर पीछे हो जाते हो तो वीडियो को रोक लिया करो और आगे नोट कर लिया करो, इसके बाद वीडियो स्टार्ट कर लिया करो। ठीक है, लिख लिया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।